चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहने की कोशिश करें, लेकिन आज ईरान ने रस्मी तौर पर अर्मूज प्रलेव पर अपना हक जताया है और सभी जहाजों के लिए शुल्क लगाने की घोषणा की है, चाहे अमेरिका की जो भी स्थिति हो। वर्ता समूह के पीछे ओमान और ईरान ने छुप के समझौता किया है और एक योजना पर काम कर रहे हैं जो अर्मूज प्रलेव में जहाज चलाने के नियम बदल सकता है। अब ओमान भी जहाजों पर शुल्क लेने पर जोर दे रहा है। ध्यान रहे, अर्मूज प्रलेव ईरान और ओमान के बीच बांधता है। हालांकि औपचारिक रूप से बात स्वैच्छिक योगदान की हो रही है, लेकिन तेहरान में यह छुपाया नहीं जा रहा है कि वो इसे एक अनिवार्य भुगतान के रूप में देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान के साथ सफल वार्तालाप का दावा किया, जबकि ईरान ने अंतिम शांति समझौते पर दस्तखत के लिए अमेरिका के सामने नई शर्तें रखी। अमेरिका और ईरान ने हमले बंद करने और कतर में अर्मूज जलद्वार में जहाजरानी मुद्दों पर सलाह मशवरा पर सहमति बनाई, लेकिन तेहरान की वजह से स्थिति फिर से जटिल हो गई। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के उच्च स्टार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत नहीं करेगा, लेकिन वॉशिंगटन के लिए समस्या ये है कि जब तक ट्रंप अपनी सफलताओं का दावा कर रहे थे, तब तक उनके पीठ पीछे पहले ही समझौता हो चुका था। इस कार्यक्रम में हम अर्मूज जलद्वार में जहाजरानी के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, जो दिखाता है कि युद्ध से पहले के स्तर तक पहुंचना अभी दूर है। इसी दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे वेंस ने कहा कि अमेरिका के पास अभी भी कई ट्रंप कार्ड है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका मध्यस्थ सफलता पर भी सहमत होने के लिए तैयार है। कतर में अमेरिका ईरान बातचीत चल रही है, तो आइए आखिरी खबरों पर बात करते हैं सीधा मैदान से। मेरा नाम अलेक्साई पिच्ची है। आइए मिलकर इन विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे अपना कोई भी कमेंट लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम ताजा खबरें तुरंत प्रकाशित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ईरान के मुद्दे से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ बहुत अच्छे संबंध बना रहा है। उनके मुताबिक कतर में हाल ही की मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। आगे डोनाल्ड ट्रंप का हवाला है। ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। उनकी अच्छी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हम देखेंगे इन मुलाकातों पर और बात करनी होगी, क्योंकि ये मुलाकातें हुई नहीं थीं, लेकिन ये ट्रंप के लिए अच्छी रही हैं। मैं बता दूं कि बुधवार को अमेरिका और ईरान ने दोहा में तकनीकी बातचीत की। दोनों पक्षों ने हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों और आगबंदी पर चर्चा की। बुधवार को ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीफन विटकव ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जो मध्यस्थ थे। शुरुआत में ट्रंप ने ईरान से सीधी बातचीत की बात की थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। ईरानियों की इच्छा ना होने की वजह से कि वे अमेरिकन प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत नहीं चाहते, ये दिखाता है कि तेहरान अपना अलग राजनीतिक रास्ता अपना रहा है। मैं याद दिलाता हूं कि ईरान ने मंगलवार कहा था कि उसका कतर आए अमेरिका के उच्च स्टार के प्रतिनिधियों से मिलने का इरादा नहीं है। ये विटकॉफ और कुशनर है। तेहरान की स्थिति दोनों देशों के लंबी अवधि के शांति समझौते को मुश्किल बना देती है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि कठिन मुद्दों जैसे परमाणु कार्यक्रम पर रोक पर चर्चा से पहले दोनों पक्षों को 2 हफ्ते पहले तय वर्विराम के नियम और शर्तें सुलझा लेनी चाहिए। इसमें प्रतिबंध हटाना, नाकाबंदी खत्म करना, ईरान की संपत्ति छुड़ाना आदि कदम शामिल है। ये बयान दिखाता है कि वॉशिंगटन और तेहरान अभी भी मुख्य मुद्दों पर समझौते से काफी दूर हैं, और प्रारंभिक ढांचे के समझौते का भी। इसमें यह है कि ईरान को अर्मूज प्रलाई को रोकने से मना करना होगा, बदले में वित्तीय प्रोत्साहन मिलेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों के पास स्थायी शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन होंगे, तो इन 60 दिनों में से 2 हफ्ते अब तक बीत चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष प्रतिनिधि स्टीवन विटकॉफ दोहा बातचीत के लिए पहुंचे, जिसे व्हाइट हाउस ने उच्च स्तर की मुलाकात बताई। высокого уровня। ईरान और कतर की सरकारों ने कहा कि अमेरिकन प्रतिनिधि सिर्फ मध्यस्थता करने वालों से संपर्क करेंगे, ईरान से सीधा नहीं, और इसे उच्च स्तर की मुलाकातें कहना गलत है। और यहीं से सबसे दिलचस्प बातें शुरू होती हैं।
ईरान ने हॉर्मुज जलसंधि पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। युद्ध के बाद वहां जहाजों की आमद जामद कुछ हद तक फिर से शुरू हुई है और वैसे भी ईरानी अधिकारी जोर देते हैं कि जहाजों की आमद जामद पर नियंत्रण ओमान के साथ मिलकर किया जाएगा, जो कि इस रणनीतिक जल संधि के विपरीत तट पर स्थित है। इसके अलावा तेहरान ने यह भी घोषणा की है कि अगस्त के मध्य से 60 दिन की बातचीत की अवधि के बाद जहाजों के गुजरने पर शुल्क लगाने का इरादा है। अगर हम आखिरी समझ के ज्ञापन देखें तो तेहरान को इस पर पूरा अधिकार है और ट्रंप ने भी इसकी सहमति दी है। यहाँ मैं ईरानी वर्तकर मोहम्मद बगीर गालिबफ का उत्तर दूंगा। हॉर्मुज जल संधि पर ईरान और ओमान का संपूर्ण अधिकार है और वाहनों की गति ईरान के निर्धारित समझौतों अनुसार नियंत्रित होती है। इस स्पष्टता के बावजूद वीकेंड की घटनाओं के बाद जब अमेरिका ने ईरान के सैन्य स्थलों पर व्यावसायिक जहाजों पर ड्रोन हमलों के जवाब में हमला किया, तेल के दाम घट गए। ईरान ने कुवैत और बहरीन के अमेरिकन थावों पर भी हमला किया था। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा बाजारों के स्थिर होने के बाद भी सबसे अधिक कमजोर अर्थव्यवस्थाएं भोजन और ईंधन के दामों में वृद्धि के कारण आगे भी काफी प्रभावित हो सकती हैं। कहा यह रहा है कि सब कुछ जल्दी ठीक नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। युद्ध ने वैश्विक मुद्रास्फीति को और तेज कर दिया है। नियंत्रण संगाथन संबंधी कानून ने नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ाया है, जिनके परिणाम पर अमेरिका के विधानमंडल का नियंत्रण निर्भर होगा। ट्रंप और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसन ने देश में ईंधन बेचने वालों से पेट्रोल की कीमत घटाने की अपील की है। उनका कहना है, देखिए तेल की कीमतें तो पहले ही गिर चुकी हैं, तो आप लोग पेट्रोल की कीमत भी कम करो। ये बहुत अजीब है जब वित्त मंत्री ऐसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह समझते हैं कि वहीं पेट्रोल पंप चाइने अभी वो वही पेट्रोल बेच रहे हैं जो तेल के दाम ज्यादा होने पर खरीदा गया था, और जब तक ये अभी की कीमतों तक पहुंचते हैं तब तक और समय लगेगा। अमेरिका ईरान के टेम्पररी एग्रीमेंट में भी इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में लड़ाई रोकने की बात है, लेकिन ये अभी भी काफी खतरनाक है। लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बर्री, जो हिजबुल्लाह के मित्र हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजराइल के बीच हुए अलग से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर अपना संदेह व्यक्त किया है। विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा समझौता वर्तमान टकराव को मजबूत करेगा, क्योंकि इजराइल की सेना का दक्षिण लेबनान से निकालना हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने से जुड़ा है। लेकिन फिर भी वर्तमान बातचीत के इस चरण में सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा होर्मुज जलडमरू मध्य है। एक बात है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप अभी तक खुलेआम बोलने की जल्दी में नहीं है, हालांकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ईरान अपना अलग खेल खेल रहा है। जब तक ट्रंप सबको ये यकीन दिलाते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, कि उनका तेहरान के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन तेहरान अपना अलग खेल खेल रहा है। ओमान और ईरान एक साझा योजना आगे बढ़ा रहे हैं जो होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के नियम बदल सकता है। दुनिया के प्रमुख समुद्री रास्तों में एक अमेरिका ईरान युद्ध के बाद मस्कत ने जलडमरू मध्य के उपयोग पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया, और यद्यपि आधिकारिक रूप से ओमान में कहा जा रहा है कि ये स्वैच्छिक योगदान है, लेकिन तेहरान में इस बात को छुपाया नहीं जा रहा है कि वैसे एक सही और अनिवार्य भुगतान के रूप में देखते हैं। यानी जरूर है, ये स्वैच्छिक है, लेकिन अगर आप इसे नहीं चुकाते हैं तो आप बस जलडमरू मध्य से गुजर नहीं सकते, और ऐसे कोई किसी से कुछ भी नहीं मांग रहा है, सब कुछ स्वैच्छिक आधार पर है। और अब मैं समझाता हूं कि ये योजना कैसे काम करेगी। आज पता चला है कि ओमान ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी सहयोगियों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नए उपयोग के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। इस दस्तावेज के मुताबिक यह चलाने वाली कंपनी को कर देना होगा। इस जलडमरू मध्य में जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ओमान की तरफ से जोर दिया गया है कि ये भुगतान स्वैच्छिक होंगे और ये पारंपरिक शुल्क या ट्रांजिट शुल्क नहीं है। मलक्का और सिंगापुर जलडमरू मध्य के मॉडल को नमूना बनाने का सुझाव दिया गया है, जहां कई सालों से एक विशेष निधि काम कर रही है जिसमें सरकार और निजी कंपनियां स्वैच्छिक रूप से निर्धारित राशि जमा करती है। इस जलडमरू मध्य में जहाज चलाने की सुरक्षा के समर्थन के लिए ईरान इस समझौतों को अलग तरीके से समझता है। अब ईरान के एक उच्च पदाधिकारी ने कहा कि ये भुगतान अनिवार्य है।
और बाद में इन्हें बस ईरान और ओमान के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। कहते हैं ये हमारा सांझा जलदम रुमाध्या है, हम पैसे इकट्ठा करेंगे और दोनों के बीच 50-50 बांटेंगे। ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका ईरान युद्ध से पहले हॉर्मुज जल्दा मरुमध्य बना था। ये खुला था, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक रास्ता था जिसका उपयोग जहाज बिना किसी शुल्क के कर सकते थे। ये दशकों तक चला और वहां सुरक्षा थी, लेकिन ये तब तक था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया। युद्ध के दौरान ईरान ने समुद्रिक रास्ते पर नियंत्रण करके जहाजों की आवाजाही रोक दी, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम तेज हो गए। जैसे आपको याद होगा, ये $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गया था और कई देशों में ईंधन के दाम भी बढ़ गए थे। युद्ध के बाद तेहरान ने कई बार कहा कि वो समुद्रिक रास्ते पर अपने नियंत्रण को आर्थिक उपकरण बनाना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा है कि हॉर्मुज जल संधि अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगी, जब जहाज चलाना मुफ्त था। पहले कुछ और था, फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। लेकिन वॉशिंगटन हॉर्मुज जल संधि से गुजारने पर पैसा वसूलने की कोशिशों का विरोध करता है। लेकिन आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि वॉशिंगटन की बात कोई ना सुने। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका किसी भी तरह के भुगतान के खिलाफ है, चाहे उसे कुछ भी नाम दिया जाए, शुल्क, टैक्स या स्वयं से दिया गया योगदान। उन्होंने कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहा जाए, लेकिन गुजरने का रास्ता खुला रहना चाहिए। Но проход должен быть бесплатным. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल संधि से जहाजों के गुजरने पर शुल्क लेने की सोच को अस्वीकार किया था। बाहर में ही उन्होंने ओमान को सेनाई परिणामों की धमकी दी थी अगर देश ऐसी पहल का समर्थन करता है। फिर भी अमेरिकन वर्तकर मुस्कत से सलाह मशवरा जारी रखते हैं और समझौता की आशा रखते हैं। अब मना नहीं कर रहे, कह रहे सिर्फ ईरान नहीं, ओमान भी मांग रहा है, तो समझौता करने की कोशिश करते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, अगर आप अचानक नहीं समझे तो मैं इस विचार को मजबूती से कह देता हूं। ईरान ने अभी मस्कत के साथ समझौता किया है और सारी ये गंदी काम ओमान के कंधों पर डाल दिया है। जैसे कि अब ये ईरान नहीं है जो इतनी सक्रियता से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है, अब ये ओमान का विचार है, इसलिए अब समझौता करना पड़ेगा। और अब ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ये जोर देते हैं कि देश सिर्फ ट्रांजिट के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होता। ओमान के लोग कहते हैं कोई अनिवार्य भुगतान नहीं है। इसके बजाय उनके ही शब्दों में बात है नौपरिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं को दूर करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सेवाओं के वित्तपोषण की। मैं फिर नहीं दोहराऊंगा, युद्ध से पहले सब ठीक था, अब पता चला कि इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए। तो इसका मतलब अल बुसैदी ने यह भी कहा कि जल संधि को सुरक्षित बनाए रखने के लिए काफी खर्च लगता है। लेकिन सारी बात यह है कि हॉर्मुज जल संधि में एक ही खतरा है और वो है ईरान। और अब ईरान ओमान के साथ मिलकर जहाजों को ईरान के खतरे से बचाने के लिए पैसे इकट्ठा करेगा। ये बेकार है? बिल्कुल है। अभी दोनों देश ऐसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय राजनयिक कहते हैं कि नए भुगतान की सोच पसंद नहीं, लेकिन मुख्य काम है व्यवस्था को ऐसा बनाना कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध ना हो। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन के महासचिव अर्सेनियो डोमिंगेस ने आज कहा कि कोई भी अनिवार्य शुल्क गैरकानूनी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये व्यवस्था मलक्का जल संधि की तरह काम करे तो स्वयंसेवी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यूरोप में आमतौर पर हॉर्मुज जल संधि से जहाजों पर शुल्क लेने का विरोध नहीं है, बस इस बात पर विचार हो रहा है कि इसे कैसे पेश किया जाए ताकि वसूली ना लगे। अगर वो कोई तरीका सोच लेते हैं, और वो पहले ही सोच चुके हैं, तो शायद अमेरिकन इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान ने इस पूरी स्थिति पर एक जबरदस्त फैसला दिया। आगे उनका कोट है, हम सिर्फ इसलिए हॉर्मुज जल संधि में नए नियम क्यों माने क्योंकि यहाँ युद्ध हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्कत में अब खुलेआम कहा गया है कि जब तक ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर कतर में बातें कर रहे हैं, ईरान और ओमान जल्दी ही हॉर्मुज जलद्वार में भविष्य की जहाजरानी व्यवस्था पर औपचारिक बातचीत शुरू करने वाले हैं।
यही विषय अमेरिका और ईरान के बीच रूपरेखा शांति समझौते के बाद हुई बातचीत में एक मूल मुद्दा बना हुआ है। और अगर दोनों पक्ष नए वित्त पोषण तंत्र पर सहमत हो जाते हैं तो ये पिछले दशकों में हॉर्मुज जलद्वार के इस्तेमाल के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। ये विश्व व्यापार पे बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से लगभग 20% विश्व तेल निर्यात और महत्वपूर्ण मात्रा में तरल प्राकृतिक गैस गुजारती है। मरीन ट्रैफिक सेवा के अनुसार हॉर्मुज जलद्वार में जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ रही है। कल वहां 34 बार पार किए जाने का आंकड़ा दर्ज किया गया था, लेकिन ये अभी भी युद्ध से पहले के लगभग 100 रोजाना पार किए जाने वाले औसत से काफी कम है। जहाजों की बढ़ती आवाजाही के बावजूद सुरक्षा समस्याएं हैं, जिसे ओमान और ईरान कुछ हद तक सुरक्षा देंगे। संयुक्त समुद्रक सूचना केंद्र ने मंगलवार शाम कहा कि हॉर्मुज जलद्वार में समुद्रक सुरक्षा का खतरा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गया है। अभी भी बारूदी सुरंगों का खतरा है और हटाने का काम जारी है। व्यापारिक जहाज हॉर्मुज प्रणाली से गुजारते हैं, चाहे वो दक्षिणी ओमानी गलियारे से हो या ईरान के नियंत्रण वाले उत्तरी मार्ग से हो। और ये है जो मजेदार है, समझौते की याददाश्त के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को साइन की थी, अमेरिका के पास 19 जुलाई तक का समय है कि वो ईरान के बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह हटा दे। और ईरान से ये उम्मीद की जा रही है कि जवाब में वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इसी दौरान माल के प्रवाह को जंग से पहले के स्तर तक वापस ले आए। लेकिन ये लिखा है कि ये गारंटी नहीं है, यानी अमेरिकानों को पूरी पाबंदी हटानी होगी, जबकि ईरानी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपनी पाबंदी भी हटा सकें। अब टैंकर ट्रैकर्स के विश्लेषण के अनुसार 2 हफ्ते पहले अमेरिका द्वारा औपचारिक रूप से पाबंदी हटाने के बाद ईरान लगभग 50 मिलियन बैरल कच्ची तेल का निर्यात कर चुका है, जबकि पर्शियन गल्फ के अन्य देश अपने निर्यात को संगठित करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ अभी टैंकरों से भरा है जो हॉर्मुज प्रलीव से नहीं निकल पा रहे हैं। आज एक बड़ा टैंकर जमीन पर अटक गया, जिसने प्रलीव का हिस्सा बंद किया। इसी जाल में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, जो इस प्रकार है। 17 जून के समझौते में यह मुद्दा नहीं देखा गया है कि आखिरकार ईरान हॉर्मुज प्रलीव पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा या नहीं। वहां लिखा है कि जहाजों को सिर्फ 60 दिन बिना शुल्क के गुजरने की अनुमति मिलेगी। जब तक ईरान और उसके पर्शियन गल्फ के पड़ोसी हॉर्मुज प्रलीव पर नया समझौता नहीं कर लेते, तब तक ईरान को शायद शुल्क वसूलने की अनुमति मिल सकती है। हम देख रहे हैं कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। इसी दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर सच कहो तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते थे। शायद आप समझ पाएं। जे.डी. वेंस बोले, ईरान के साथ बातचीत में अभी कई पट्टे टेबल पर रखने हैं। अगर तेहरान, जैसा कि वेंस ने कहा, सही प्रतिक्रिया देता है तो सब पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि सब कुछ एक नए सिरे से शुरू हुआ था। अन्यथा अगर ईरान गलत तरीके से काम करता है तो अमेरिका के पास, जैसा कि वेंस ने कहा, दबाव बनाने के कई तरीके हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नतीजा अमेरिका के पक्ष में हो। आइए आगे मैं जे.डी. वेंस का पूरा उद्धरण पेश करता हूं। हर किसी की ये इच्छा होती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर डेमोक्रेट्स और साफ तौर पर कहूं तो कुछ रिपब्लिकन भी कहते हैं। खैर, ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, और दूसरे कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, और ईरानी कहते हैं ये और वो, ये और वो। और मैं अभी जो भी कहा जा रहा है उस सब पर बहुत ही संदेह करता। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास एक प्रशासन है, हमारे पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी जनता को कैसे फायदा मिले। आखिरकार मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम इस पल को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे हम एक अच्छे नतीजे पर पहुंचे। इसके लिए सिर्फ बातचीत के स्तर पर ही नहीं, बल्कि अन्य स्तरों पर भी बहुत मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान को लेकर और कौन कौन से पत्ते बचे हैं और वो उन्हें कब चलेंगे, तो जे.डी. वेंस के इस बयान के आधार पर कृपया कमेंट्स में लिखें। मैंने वेंस का बयान कई बार सुना, फिर भी समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि हमारे पास एक सुपर कूल राष्ट्रपति है जो लगातार समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी जनता का फायदा कैसे हो। तो शुरुआत से उसकी कोई रणनीति नहीं थी। युद्ध शुरू करते वक्त क्या उसे अंदाजा था कि वो किस में फंस रहा है, या आप समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या करना है। फिर वो कहते हैं हमारे पास कार्ड्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। कौन से कार्ड्स? कौन से? कहां? अगर कार्ड्स होते तो अब तक इस्तेमाल हो जाते, शायद वो है ही नहीं। और हम देख रहे हैं कि ईरान को बहुत सारी, माफ कीजिए, सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सारी तरह की प्राथमिकताएं मिल रही हैं, जबकि ट्रंप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी जनता के लिए फायदा कैसे हासिल किया जाए। ये बातचीत के उस दौर में है, कितने समय बाद? 2 महीने की जंग के बाद, बल्कि 2 महीने से भी ज्यादा। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी तरह का डोनेशन कर सकते हैं। वहां लिखा है चैनल अलेक्से पेचेन को सपोर्ट करें। आप कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।